हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो देखो क्या होता था, पहले के टाइम पर मनी नहीं हुआ करते थे तो लोग बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे। तो देखो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए तो मैं उससे पूछूंगा कि आप मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ के बदले मेरे पास जो 5 या 7 किलो गेहूं चावल है वो लेकर एक पेयर ऑफ शूज़ दे सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते, जैसे तुमको एक पेन चाहिए तो तुम्हारे पास जो चीज़ है उसे तुम सेल करके उससे पेन ले सकते हो। तो अब बार्टर सिस्टम आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आगे डेफिनेशन आ रहा है, उसे अच्छे से देख लें। बार्टर सिस्टम में आप उसे कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं और उसे उसकी ज़रूरत ही ना हो तो वो मना भी कर सकता है, जस्ट लाइक संजू बाबा। नहीं। आगे हम लोग मनी के बारे में पढ़ेंगे कि मनी को सब लोग एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं। अब देखो मनी जो होता है वो गवर्नमेंट द्वारा इशूड होता है, उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और मनी को सिर्फ आरबीआई ही छाप सकती है। हम लोग घर में प्रिंट मशीन लगा कर नहीं छाप सकते हैं, वो इनलीगल होगा जिससे आपको जेल भी हो सकती है। नोट जो ऑथराइज होता है आरबीआई द्वारा बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, उसे ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। और हाँ, जिससे आप सामान ले रहे हैं वो आपको ये नहीं कह सकता कि मुझे 1 किलो गेहूं ला कर दो तभी मैं सामान दूंगा, उसे मनी एक्सेप्ट ही करना होगा। अगला टॉपिक है हमारा डिपॉजिट्स एंड बैंक। देखो आप लोग 10th में पढ़ते हो, आप लोग को ये पता ही होगा कि आपके मम्मी पापा का अकाउंट होता है, खाता, जिसमें उनकी सैलरी आती है। वे अपने हिसाब से सैलरी का यूज़ करते हैं और कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं। जब हम उसे जमा करते हैं तो वो बन जाता है डिमांड डिपॉजिट, उसे हम डीडी भी कह सकते हैं। अब हम लोग बैंक में पैसा जमा क्यों करते हैं। तो देखो बैंक में पैसा जमा करने का बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला, बैंक में आपका पैसा सेफ रहता है। दूसरा, आप कभी भी चेकबुक या पासबुक दिखाकर पैसे निकाल सकते हैं। और थर्ड, आपको पैसे लेकर जेब में नहीं घूमना पड़ेगा। अब बेवकूफ़ों, इसे एग्ज़ाम में मत लिख देना कि पैसे लेकर जेब में नहीं घूमना पड़ेगा। जो 2 पॉइंट बताया मैंने उसे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और इसका एक और बेनिफिट है कि बैंक हमें इंटरेस्ट भी देता है। जैसे कि आप बहुत टाइम तक पैसे जमा करके रखे हो बैंक में, तो वो बहुत दिन बाद आप पैसे निकालते हो तो वह पैसा कुछ तो ज़रूर ही बढ़ता है। वही सब चीज़ हमारा इंटरेस्ट में आता है। अब हम लोग चेकबुक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो चेकबुक का यूज़ पैसे का लेन देन के लिए होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। चेकबुक का इस्तेमाल कैसे होता है पर मैं जानकारी के लिए बता दूं कि चेकबुक में आप साइन करके अमाउंट लिख करके किसी को भी पैसा दे सकते हैं। अब चेक का एक पिक्चर एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है तो उसे अच्छे से देख लेना। अगला टॉपिक है हमारा लोन एक्टिविटीज़ इन बैंक। तो देखो कि बैंक सिर्फ डिपॉजिट ही नहीं करता है, वह लोन भी देता है। तो देखो आपके पास 5 लाख रुपया है, मान लो आप उसे बैंक में जमा कर देते हैं और एक और दूसरा आदमी है, उसे 5 लाख की ज़रूरत है तो वो बैंक के पास जाएगा लोन लेने ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। तो बैंक उसे लोन देगा, पर बैंक उसे फ्री फोकट में लोन नहीं देगा, उस आदमी से वह इंटरेस्ट भी लेगा। वह इंटरेस्ट मतलब कुछ पैसा उससे लेगा तभी उसे लोन देगा। तो देखो कुछ भी हो उसमें बैंक का बहुत फ़ायदा है। बैंक जी लोन देते समय इंटरेस्ट लेता भी है, फ़ायदा करता भी है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है। तो देखो क्रेडिट इज़ एबिलिटी टू बोरो मनी और एक्सेस गुड और सर्विस विद द अंडरस्टैंडिंग दैट यू विल पे लेटर। इसका मतलब है कि जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वे उधार मांगने वालों को पैसा देता है, पर एक शर्त पे कि वो फ्यूचर में उसका पैसा रिटर्न कर देगा विथ इंटरेस्ट, उसे क्रेडिट कहते हैं। अब हम लोग दो सिचुएशन देखेंगे कि लोन लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक है। ये दोनों सिचुएशन को मैं बहुत अच्छे तरह एक्सप्लेन करूँगा, तो इसे अच्छे से सुनना क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है।
पहला है फेस्टिवल सीज़न। तो देखो फेस्टिवल से में क्या होता है कि एक आदमी है सलीम जो शू बनाता है। उसे ऑर्डर मिलता है 3000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने का। तो अब उसे इतने सारे शूज़ बनाने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे। तो वो पैसे लेता है लेदर सप्लाई से, मतलब लोन ले लेता है। और 3000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने का जो ऑर्डर देता है उससे भी वह कुछ पैसा एडवांस में ले लेता है। 100,000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने का पैसा वह एडवांस में ले लेता है। तो वह दोनों से मतलब पैसा ले लेता है और एक से लोन ले लेता है और वह शूज़ बनाने लगता है। जब उसका शूज़ बन जाता है तो उससे वह प्रॉफिट भी कमा लेता है। और जो लोग से वह लोन लिया रहता है उसे चुका भी देता है। तो उससे प्रॉफिट भी होता है और उस जितना भी लोन लेता है वो चुका भी देता है। पर हम एक और सिचुएशन देखेंगे स्वप्ना का, कि कैसे उसे लोन लेना डेंजरस साबित हो गया। अब हम लोग स्वप्ना का सिचुएशन देखेंगे। स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर थी। उसको मनी की ज़रूरत थी फसल उगाने के लिए। तो वो मनी लेती है मनी लेंडर से, मतलब लोन ले लेती है। मनी लेंडर वो लोग होते हैं जो विलेज में थोड़े अमीर लोग होते हैं ना, वो लोग मनी लेंडर कहलाते हैं। तो वो मनी लेके क्रॉप्स उगाती है, पर किसी कारणवश उसकी क्रॉप उग ही नहीं पाती है। कुछ क्रॉप तो उसके जानवर ख़राब कर देते हैं और उसकी क्रॉप उगती ही नहीं है। तो वह सोचती है अब वह पैसा कैसे चुकाएगी मनी लेंडर को, जो वो लोन लेती है। तो वह दोबारा एक और मनी लेंडर से लोन लेती है। अब वो दोबारा जब लोन लेती है तो वो फिर से क्रॉप्स उगाती है। जब वो फिर से क्रॉप्स उगाती है तो उसका इस बार क्रॉप एकदम नॉर्मल उगता है, ना उससे ज़्यादा प्रॉफिट लग होता है ना उससे लॉस होता है। तो जितना भी प्रॉफिट होता है उससे उस वो सेकंड मनी लेंडर था उसको वो लोन चुका देती है, पर फर्स्ट मनी लेंडर को वो चुका ही नहीं पाती है। तो वह कर्ज में डूब जाती है। तो फिर उसको ना चाहते हुए भी अपना ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है ताकि वह मनी लेंडर को अपना कर्ज चुका पाए। तो वह ज़मीन बेचती है तब वह कर्ज चुका पाती है। तो देखा आप लोगों ने सपना का प्रॉब्लम। फर्स्ट सिचुएशन में लोन लेना आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पर सेकंड सिचुएशन में सपना के लिए आप लोगों को थोड़ा बुरा भी लगा होगा। अगला टॉपिक है हमारा टर्म्स एंड क्रेडिट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लोन देते समय कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। तो क्रेडिट यानी लोन लेने की टर्म एंड कंडीशन तीन चीज़ होती है। फर्स्ट इज़ इंटरेस्ट रेट, सेकंड इज़ कोलैटरल डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड इज़ मोड ऑफ रीपे। तो इंटरेस्ट रेट होता है ब्याज। ब्याज मतलब अगर आप बैंक से लोन ले रहे तो आपको कुछ इंटरेस्ट देना ही होगा। मान लो आप 5 लाख का लोन ले रहे हो तो आपको कम से कम 20 to 30 या 40,000 कुछ बैंक को देना ही होगा, तभी वो आपको लोन देगा। तो ये होता है इंटरेस्ट रेट। अब है व्हाट इज़ कोलैटरल डॉक्यूमेंटेशन। तो देखो कोलैटरल इज़ एन असिस्ट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूज दिस एज ए गारंटी टू द लेंडर यूनिट द लोन इज़ रीपेड। इसका मतलब कि उसमें जो लोन लेता है उसको अपना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, जिससे जो व्यक्ति उसे लोन दे रहा है वो संतुष्ट रहेगा कि हाँ वो मेरा लोन लौटा देगा। देखो अगर तुम किसी से पैसा उधार लेते हो तो उसको ज़रूर तुम अपना कुछ गिरवी रखते हो कि हाँ मैं पैसा तुम्हें लौटा दूंगा, तभी ना वो तुम्हें लोन देगा। अगर तुम उसको बोलोगे ही नहीं, अगर तुम उसको कुछ दोगे ही नहीं, तो वो पैसा कहाँ से देगा आपको। अगर वो पैसा नहीं दे पाता तो जो गिरवी रखा हुआ चीज़ है उसी को वो बेच के अपना जितना भी लोन लिया रहता है वो कुछ पैसा तो ले ही लेता है। इसीलिए कोलेटरल डॉक्यूमेंटेशन का रखा जाता है। अब अगला है मोड ऑफ रीपे। तो मोड ऑफ रीपे में वही कि तुम्हें पैसा लौटाना ही होगा, वही कोलेटरल डॉक्यूमेंटेशन से यही रिलेटेड है थोड़ा, वही आया मोड ऑफ रीपे में। अगला टॉपिक है हमारा फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो देखो फॉर्मल सेक्टर में वो लोग होते हैं जो सिर्फ बैंक से ही लोन लेते हैं, वो और किसी से ना सिर्फ बैंक से ही लोन लेते हैं, वही लोग फॉर्मल सेक्टर में आता है। देखो इनफॉर्मल में वो लोग होते हैं जो मनी लेंडर, ट्रेडर, रिलेटिव, एम्प्लॉयर, फ्रेंड, ईटीसी, जो लोग से वो मतलब बैंक को छोड़ के जो लोग से वो लोन लेते हैं वो सब फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या है। मैं आगे डिफरेंस डाल दे रहा हूँ, उसे देख ले, अच्छे से नोट भी कर सकते हैं आप। और हाँ फॉर्मल सेक्टर में जब भी लोन लेते हो जितना भी बैंक से, उसका हेड होता है, मतलब सभी बैंक का हेड होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तब हम लोग ये देखें कि आरबीआई कैसे मॉनिटर करता है।
आरबीआई ये ध्यान रखता है कि सब लोग मिनिमम कैश रेशियो को मेंटेन करते हैं कि नहीं, और वो कितना होता है 15% ऑफ टोटल डिपॉजिट। अब पूछोगे कि मिनिमम कैश रेशियो क्या होता है, तो सुनो, बैंक के पास जितना भी टोटल पैसा होता है उसका कुछ हिस्सा अपने पास जमा करने करके रखना है, क्योंकि अगर किसी आदमी को अपना पैसा विथड्रॉ कराने के लिए आता है तो उसे टाइम पर बैंक के पास पैसा होना चाहिए उसको देने के लिए। इसीलिए एमसीआर मिनिमम कैश रेशियो रखना हर बैंक को ज़रूरी होता है। जो भी छोटे बड़े बैंक उनको रिपोर्ट तैयार करके देना ही होता है आरबीआई को सब कुछ बताना ही होता है कि कितना लोन दिया गया, कितना इंटरेस्ट पर। तो देखो यही सब चीज़ होता है। तो देखो इसी तरह बैंक को सबको लोन देना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अब देखो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में इंडिया के कितने परसेंट लोग इनफॉर्मल में रहते हैं या फॉर्मल में रहते हैं, ये आगे हम लोग देखेंगे। तो देखो इंडिया में 50% लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं और 50% इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, मतलब दोनों में बराबर ही रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि पुअर और अनएजुकेटेड लोग किस कारण से इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। पहला है कि वो लोग लेस एजुकेटेड होते हैं, दूसरा लेस डेवलप मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं होते, और तीसरा बैंक वांट्स कोलेटरल, मतलब बैंक से आप जाइएगा लोन लें तो वो लोग तो कोलेटरल मांगेगा ही नहीं, कि आपको कुछ गिरवी रखना ही पड़ेगा। इस कारण से गांव वाले लोग मतलब उतने डेवलप नहीं होते, लेस एजुकेटेड होते हैं और बैंक वाले कोलेटरल मांगते हैं, इसीलिए वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो अब सरकार रूरल एरिया में बैंक बनाने से रही, तो वहाँ के कुछ लोग अब खुद में ही ग्रुप बना लेते हैं 15 to 20 मेंबर का लगभग। वे सब लोग महीने में सबसे 25 से 100 रुपये तक जमा कर लेते हैं और एक बॉक्स बनाते हैं सेविंग का, उसमें डालते हैं, और उस बॉक्स में सबको बोलते हैं पैसा डालना है, वो सेविंग के लिए बॉक्स बनाते हैं, और धीरे धीरे वो पैसा इंक्रीज़ हो जाता है और इसके अंदर ऑलमोस्ट 40 to 50,000 मनी हो जाते हैं। तो देखो अगर किसी मेंबर को जो ग्रुप का है उसे कुछ पैसा चाहिए, तो वे सभी जितना भी पैसा जमा हुआ है जितना उसको चाहिए उसे वो दे देते हैं। या फिर एक और तरीका है, बैंक को क्या चाहिए कोलेटर, जितना भी पैसा जमा हुआ है वह पैसा जितना भी बैंक को इंटरेस्ट चाहिए उसे देकर लोन ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा उपाय लगाया है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोगों ने। सो दीज आर द थिंग जो सेल्फ ग्रुप ने बनाए थे, और सेल्फ ग्रुप बहुत ही सक्सेस हुए एट ए विलेज लेवल। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। होप आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप बताइए आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। तो चलिए और हाँ, मैंने नोट्स तैयार किया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो उससे देख सकते हैं। उसमें पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर किया, अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी किया, सब चीज़ किया हुआ है, तो आप लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।